हेलो गाइस, आज हम 7th क्लास की ज्योग्राफी यानी भूगोल की पाठ्य पुस्तक जो है उसको शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके कुछ चैप्टर्स को देखेंगे, मतलब पहले इसका पाठ्यक्रम देखेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसका जो पहला चैप्टर है वो है पर्यावरण। फिर हमारी पृथ्वी के अंदर, हम अपनी पृथ्वी के अंदर जो सारी चीज़ें हैं उनको जानेंगे। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में हमारी बदलती पृथ्वी यानी कि हमारी पृथ्वी किस तरीके से बदल रही है उसको देखेंगे। फिर उसके बाद वायु वाला चैप्टर है, इसको देखेंगे। उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 5 होगा जल वाला, कि इसके बारे में, इस चैप्टर में हम जल के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्राकृतिक, वनस्पति एवं वन्य जीवन के बारे में। फिर मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर चैप्टर नंबर 8 में मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रियाएँ, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 9 में हम रेगिस्तान में जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 पर्यावरण को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पर्यावरण, चैप्टर का नाम है पर्यावरण। तो आखिर पर्यावरण होता क्या है पर्यावरण? तो जो कुछ भी हम अपने आसपास में देखते हैं, जो कुछ भी हम अपने आसपास चारों तरफ देखते हैं, वो सब हमारा पर्यावरण है। अब ये जो पर्यावरण है, इसमें से हम जैसे हम चारों तरफ देख रहे हैं, कुछ हमें ऐसी वस्तु भी दिखाई देती हैं जो जिनका निर्माण प्रकृति ने किया है, और कुछ ऐसी वस्तुएं भी हमें दिखाई देती हैं जिनका निर्माण जो है वो मानव ने किया है। अब सबसे पहले जो इनका निर्माण प्रकृति ने किया है उनमें से है सबसे पहले पर्वत, नदियाँ, मैदान, पेड़, प्राणी, ये सारी चीज़ें जो हैं इनका निर्माण प्रकृति ने किया है। जबकि सड़क, कार, कपड़े, किताब, ये इन चीज़ों का जो निर्माण है, इस तरीके की चीज़ों का निर्माण जो है वो मानव ने किया है। अब आखिर सवाल आता है कि हमारा जो पर्यावरण है ये बदलता क्यों रहता है, क्यों बदल रहा है? तो इसका जवाब होगा कि जो हमारा पर्यावरण है वो हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। ऐसा जो होता है, हमारा जो पर्यावरण बदल रहा है वो हमारी ज़रूरतों के कारण बदल रहा है, क्योंकि जो हमारी ज़रूरतें हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। जैसे क्या, अब से लगभग 3 महीने पहले की एक न्यूज़ थी जिसमें तेलंगाना में जो हैदराबाद है उसमें 400 एकड़ जो वन हैं उनको जलाने के लिए वो शुरू किया गया था। हालांकि उसमें से लगभग 100 एकड़ ज़मीन जो है वो उन्होंने जला भी दी थी। वहाँ पर आईटी पार्क बनाने के लिए उन्होंने वहाँ का जो जंगल है वो लगभग 100 एकड़ के करीब वो जला दिया था। हालांकि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी, जिस वजह से वो आगे को नहीं जला पाए थे, बाकी आगे का जो जंगल है। तो इस तरीके से अपनी ज़रूरतों के लिए उन्होंने इतना, मतलब पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचाया। तो ये सब अपनी ज़रूरतों के लिए करते हैं। अब सबसे पहले है मतलब किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर जो पाए जाने वाले लोग होते हैं, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को है उसको पर्यावरण कहा जाता है। जिससे क्या आप समझ गए होंगे, यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। अब जीवीय क्या होती हैं? जीवीय होती हैं जो सजीव प्राणियों का संसार होता है, जिसमें पादप, जंतु, ये चीज़ें मौजूद होती हैं। और अजीवीय वो होती हैं जिसमें निर्जीव पदार्थ का संसार, जैसे स्थल मौजूद होता है। ठीक है, इनके जीवीय का मतलब है जो सांस वगैरह ले सकते हैं, और अजीवीय का मतलब है जो सांस नहीं ले सकते।
जैसे लकड़ी वगैरह। अब जबकि मानवीय पर्यावरण जो है उसमें मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधि एवं उनके द्वारा की गई जो रचनाएं हैं वो सम्मिलित होती हैं। अब सबसे पहले हम इसको देखते हैं। पर्यावरण जो है वो हमारे जीवन का मूल आधार है। हमें सांस लेने के लिए हवा, पानी के लिए, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। अब जो मानव है वो किस तरीके से इसमें परिवर्तन कर देता है। जैसे कार है, उसका धुआं जो वायु को प्रदूषित करता है और पानी को पात्र में एकत्र किया जाता है, भोजन को बर्तन में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण किया जाता है। इस तरीके से जो है वो पर्यावरण में परिवर्तन करता है। और मानव कार, मिल, कारखाने एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। ठीक है। अब पर्यावरण के कुछ घटक होते हैं, जैसे क्या पर्यावरण के मतलब दो ही घटक होते हैं मेन, तो एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। मतलब प्राकृतिक से जैसे हम जान ही गए हैं कि प्राकृतिक जो है वो जो मतलब पहले से मौजूद है। जैसे क्या जलमंडल में जल है, वायुमंडल में वायु है, स्थलमंडल में स्थल है और जलमंडल में सजीव प्राणी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस मानचित्र को। ये सब प्राकृतिक घटक के अंदर आते हैं। और मानव निर्मित जो घटक होते हैं उसके अंदर उद्योग, स्मारक, सड़क, पुल, पार्क, इमारतें वगैरह उसके अंदर आती हैं मानव निर्मित के अंदर। ठीक है। अब जो मानव है वो मतलब एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शिक्षक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति इन सब से अपना संबंध रखता है। ओके। अब हम देखते हैं जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी एकत्र करते हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जलमंडल, जिससे आप पहले से ही परिचित होंगे क्योंकि हमने 6th क्लास के NCERT में ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, लेकिन हालांकि यहाँ पर थोड़ी सी और जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। जिसे सबसे पहले मैं स्थलमंडल के बारे में बताना चाहूँगी। स्थलमंडल जो होता है वो पृथ्वी की ठोस, पर्वतीय एवं कठोर ऊपरी जो सतह होती है, जो हमारी पृथ्वी है जिस पर हम रह रहे हैं, ऊपर इसके ऊपर की जो सबसे ऊपर की जो है वो परत ठोस है। जैसे हम ज़मीन को अपने देखते हैं वो ठोस है ना, तो इसको ही कहा जाता है स्थलमंडल। ये चट्टानों, खनिज पदार्थों से बना है या मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी वस्तुएं जो होती हैं, जैसी विभिन्न स्थलाकृति जो होती हैं वाला में समधरातल होता है। ये स्थलाकृतिक कृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। ठीक है। स्थलमंडल का वह क्षेत्र जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के लिए चराने के लिए घास स्थल जो है प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो स्थलमंडल के अंदर आती हैं। अब जल का जो क्षेत्र होता है वो जलमंडल कहलाता है। जैसे क्या नदी हो गई, झीलें हो गई, समुद्र, महासागर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जलमंडल के अंदर आती हैं। जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक भी है। पृथ्वी के चारों ओर जो फैली हुई वायु है, इसकी पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों तरफ जो है वो मतलब परतों से ढकी हुई है। हमारा जो वायुमंडल है पूरा वो परतों से ढका हुआ है। उसके अंदर वायुमंडल के अंदर जो परतें आती हैं, जैसे क्या क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मतलब 5 परतें आती हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल जो हैं, ये 5 मंडल इसके अंदर आते हैं। अब इसमें जो है वो जो गैसें पाई जाती हैं, एक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और भी काफ़ी छोटी छोटी गैसें जो हैं पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा जिसे हम जानते हैं नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन पाई जाती है जिसमें हम सांस लेते हैं। तो ये सारी जो गैसें हैं वो वायुमंडल के अंतर्गत आती हैं।
अब ये पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। जैसे हमारी गोल पृथ्वी है, इसके ऊपर का जो सारा का सारा क्षेत्र है, मतलब ये जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, बहुत सारी प्रतिक्रिया हो रही हैं। ये सारा जो है, आखिर जब कोई चीज़ गोल है तो फिर इस पर से क्यों नहीं जाती है, तो इसका कारण है कि गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी जो है उसके अंदर एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो इन सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींचे हुए रखता है। ठीक है। अब इसमें कई प्रकार की गैसें आती हैं, जैसे धूल, कण, कई प्रकार की गैसें आती हैं, धूल कणाके आते हैं, धूल के कण आते हैं, जल वाष्प, ये सारी चीज़ें जो है वो उपस्थित रहती हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन हो जाता है। अगर जो हमारा वायुमंडल है, अगर उसमें किसी प्रकार का जो है वो बदलाव होगा, परिवर्तन होगा उसमें, तो जो पूरा मौसम है, जलवायु है, उसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जो है जलमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ये पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र होता है जहाँ स्थलमंडल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब अगला शब्द आता है परितंत्र। परितंत्र आखिर होता क्या है? हाँ, तो परितंत्र जो होता है वह है जिसमें समस्त जीवधारी अपने आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिससे में वे निवास करते हैं। यह सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे एक छात्र ने कहा कि हमारे यहाँ मूसलाधार वर्षा हो रही है, यानी कि जो केरल का एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मूसलाधार वर्षा होती है, जबकि जो जैसलमेर है वहाँ पर वर्षा होती ही नहीं है, बल्कि दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत की ही नज़र आता है। इस तरीके से और जो रेगिस्तान है, मतलब ये जैसलमेर, वहाँ पर ऊँट मिलते हैं और सांप, छिपकली और अनेक कीट भी देखने को मिलते हैं। अब विभिन्न स्थानों पर जो पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, वनस्पति हैं, उन लोगों के रहन सहन के जो तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं। सभी पेड़, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर आश्रित हैं। जीवधारियों का जो आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच जो संबंध है वही क्या कहलाता है, परितंत्र कहलाता है। परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से तल का भी एक परितंत्र हो सकता है। यानी कि एक जगह का जो पर्यावरण है जिसमें जीव जंतु, मानव जो है एक साथ जुड़े हुए हैं, उससे इनकी वो पूरा का सारा एक साथ जुड़े हुए हैं, वो सब क्या है, एक परितंत्र कहलाता है। यानी कि वह क्षेत्र जहाँ पर जो मानव है एक साथ जुड़ा हुआ होता है प्रकृति के साथ, वो परितंत्र कहलाता है। अब यहाँ जो प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आप इसको याद रखिएगा। 5 जून को क्या होता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब एक आता है वस्तु विनिमय पद्धति। वस्तु विनिमय क्या होता है, यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन प्रयोग नहीं होता है। यानी कि जो पहले को बहुत ज़्यादा पुराने लोग हुआ करते थे, जब कुछ भी नहीं चलता होगा पैसा वगैरह, तो वहाँ के लोग क्या करते होंगे कि एक दूसरे से वस्तु ली, एक अपनी वस्तु से दूसरा, अगर हमारे पास ज़्यादा चीज़ें हैं और हमें दूसरी चीज़ की ज़रूरत है तो हमने अपनी वो ज़्यादा वाली चीज़ दूसरे को दे करके दूसरे से अपनी ले ली, यानी मतलब दूसरे की चीज़ हमने ले ली। तो ये मतलब पैसे ना हो करके चीज़ों से बदला बदली हुआ करती थी, तो वो कहलाता था वस्तु विनिमय पद्धति। ठीक है। अब आता है मानवीय पर्यावरण। मानव अपने मतलब
मानव अपने पर्यावरण के साथ जो पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर लेता है। प्रारंभिक मानव ने जो स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था, जिसने उनका जीवन सरल था एवं आसपास की जो प्रकृति थी उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उनमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। फिर उसके बाद पहिए का आविष्कार हुआ। फिर आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता से अधिक जो अन्न है जब वो उपज गया तो उससे क्या होने लगा, फिर वस्तु विनिमय पद्धति का विकास होने लगा। यानी कि अब लोग एक दूसरे से वस्तुएं बदल करके अपना जीवन यापन किया करते थे। व्यापार आरंभ हुआ और वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। ठीक है, अब आपने जैसे गर्मी का मौसम होता है तो आप उसमें मतलब तरबूज वगैरह खाते होंगे, सर्दियों में मूंगफली वगैरह खाते होंगे, भुनी हुई मूंगफली जो आती है वो खाते होंगे। और जो प्रकृति है उसमें एवं मानव है उसके बीच, पर्यावरण के बीच सही संतुलन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहना एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। अब कुछ लोग जो हैं वो हरियाली की बात करते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हरियाली है और खेल का मैदान नष्ट होने का। अब कुछ लोग जो हैं वो एकदम सूखे की बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर तो पानी ही नहीं होता, पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो इस तरीके से हर क्षेत्र का जो है अलग अलग परितंत्र हो सकता है। ठीक है, तो बस ये था इतना छोटा सा चैप्टर आज का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो के लिए थैंक यू।